प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी HbA1c की, जिसके हमने कहा था कि HbA1c ग्रुप से हम लोग ब्लड शुगर लेवल मालूम कर सकते हैं 3 मंथ्स का। तो हम 3 मंथ्स का ही क्यों मालूम कर सकते हैं? क्योंकि जो RBCs हैं वो 120 डेज़ में 120 डेज़ मतलब 3 मंथ्स में दोबारा बनते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और दोबारा नए रीजनरेट होते हैं। इसलिए हम लोग 3 मंथ्स का ही ब्लड शुगर लेवल पता कर सकते हैं HbA1c से। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक और बात कही थी ये कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारे पास क्या होता है कि ब्लड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है। तो कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है? अगर हम लोग फास्टिंग की बात करें, नॉर्मल फास्टिंग की, तो हमारे पास 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल है। अबव 100 डायबिटीज़ में अबव 100 मिलीग्राम, ये 110 भी कर सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इट मे वेरीज, इसको 110 है। अबव 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज़ डायबिटिक। और अगर हम लोग रैंडम शुगर की बात करें, मतलब कि वो शुगर जो हम लोग मील के 2 आवर्स के बाद ले रहे होते हैं, रैंडम ब्लड शुगर की बात करें तो वो अराउंड हमारे पास 140 160, अगर ज़्यादा ईट करें 150 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। 150 140 150 इतनी हमारे पास नॉर्मल शुगर होती है रैंडम में। और अगर हम लोग डायबिटीज़ के रैंडम शुगर की बात करें, उसमें हमारे पास क्या होता है, अबव 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो डायबिटीज़ है। हमने क्या कहा कि नॉर्मल फास्टिंग में हमारे पास 70 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल है। 110 से ज़्यादा हमारे पास जो है डायबिटिक पर है पर्सन या प्री डायबिटिक है। अब इट वेरीज। मैं एंड में एक चार्ट लगा दूँगी पिक्चर का, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमारे पास HbA1c की भी वैल्यू गिवन है। और अगर हम रैंडम शुगर की बात करें तो वो अराउंड 140 150 130 टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और अब डायबिटीज़ में रैंडम शुगर अबव 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसकी टाइप्स भी देखी थी, जिसमें हमारे पास डायबिटीज़ की टाइप्स देखी थी, टाइप 1 टाइप 2 गैस्टेशनल और अदर्स। गैस्टेशनल प्रेगनेंसी में होती है। और अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स में हमारे पास पैंक्रियाटाइटिस, की वजह से भी हो सकती है, स्टेरॉइड्स एक्सेस की वजह से होती है, लॉन्ग टर्म जो स्टेरॉइड्स मेडिकेशन ले रहे होते हैं उनकी वजह से भी हो सकती है, या तो हमारे पास पैंक्रियास का ट्यूमर है, या फिर कुशिंग सिंड्रोम है। इन सब में हमारे पास जो डायबिटीज़ हो रही होगी उसे हम अदर्स कहेंगे। और यही रीजंस हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि हाइपरग्लाइसीमिया के अदर देन डायबिटीज़, इस हमारे पास अदर देन डायबिटीज़ बताया जाए कि अदर देन डायबिटीज़ क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, अदर देन हाइपरग्लाइसीमिया कॉजेज़ अदर देन डायबिटीज़। तो यही सारे कॉजेज़ हो गए, स्टीरॉयड्स, पैंक्राइटिस, ट्यूमर, कुशिंग सिंड्रोम, या कोई भी इंजरी या इलनेस वगैरह हुई है जिसकी वजह से। ठीक है, जो ड्रग्स होती हैं डायबिटीज़ मेलाइटस को, इसको हमें 2 में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है हमारे पास इंसुलिन, जो डायरेक्टली इंसुलिन लगाई जाए हमारे पास। एक होती है नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जिसमें हमारे पास कुछ टैबलेट्स वगैरह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी या रेजिस्टेंस को हटाया जाता है। उसमें हमारे पास डायरेक्टली इंसुलिन नहीं लगा रहे होते। ठीक है, हम 1 बाय 1 सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंसुलिन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन अलग से देखेंगे, अलग से वीडियो में। ठीक है, इंसुलिन के हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंसुलिन को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज़ में। एक तो हमारे पास है रैपिड, शॉर्ट एक्टिंग, इसमें हम लोग काउंट कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। रैपिड की एग्जांपल है लिस्प्रो, और शॉर्ट एक्टिंग की है हमारे पास रेगुलर। ठीक है,
हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग की एग्जांपल हमारे पास है एनपीएच एंड लेंटी। एनपीएच क्या है हमारे पास? एनपीएच स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल प्रोटामाइन हेक्ड्रोबन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है स्लो लॉन्ग एक्टिंग। ये अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन जो है हमारे पास ये डिवाइड की गई है इंसुलिन की क्लासिफिकेशन। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है ग्लार्जीन। एग्जांपल्स बताऊँ तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी? रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, स्लो और लॉन्ग एक्टिंग। सबसे पहले हम इंसुलिन की नॉर्मल फिजियोलॉजी देख लेते हैं, उसके इफेक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम फटाफट से रैपिड और शॉर्ट इंटरमीडिएट के मैकेनिज्म्स देख लेंगे, ठीक है। बेसिकली इंसुलिन में हमारे पास क्या होता है? इंसुलिन सबसे पहले बनता है कैसे? एक प्रो हार्मोन की सूरत में बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रो इंसुलिन। इसके पास हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? इसके पास हमारे पास 86 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही मैं आप लोग को, ठीक है। प्रो हार्मोन फिर हमारे पास जो है प्रो इंसुलिन हमारे पास इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। तो इसकी बहुत सारी क्लीवेजेस होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, एक तो गोल्गी अपैरेटस में ये टूटता है और फिर इंसुलिन बनता है, ठीक है। और इस इंसुलिन के पास हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रो इंसुलिन हमारे पास सिंगल चेन होता है, जबकि हमारे पास जो टूटने के बाद दो डबल चेंज हो जाता है, चेन बन जाती है, जिसमें हमारे पास सल्फाइड ब्रिजेस के तौर सल्फाइड ब्रिजेस अल्फ़ा और बीटा चेन्स को जोड़ते हैं। एक होती है हमारे पास अल्फ़ा चेन और एक होती है हमारे पास बीटा चेन। अल्फ़ा चेन के पास हमारे पास 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जबकि बीटा चेन के पास हमारे पास 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि सबसे पहले जो है इंसुलिन प्रो इंसुलिन बनती है, जिसके पास 86 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और फिर वो टूटती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस में, और फिर बनाती है हमारे पास इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड्स। 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे पास एक्टिवेटेड इंसुलिन होती है। अच्छा, एक इंसुलिन में हमारे पास क्या होता है कि सी पेप्टाइड भी होता है। इन दोनों में जब हमारे पास सेल्स में ये इंसुलिन प्रेजेंट होती है, ये अल्फ़ा और बीटा चेन, इसके साथ हमारे पास एक सी पेप्टाइड भी होता है। दिस सी पेप्टाइड इज़ यूज फॉर चेकिंग द इंसुलिन सिक्रीशन। जब हमारे पास ये सेल से इंसुलिन निकल आती है तो ये सी पेप्टाइड टूट जाता है और निकल जाता है। अल्फ़ा और बीटा चेन्स जो हमारे पास इंसुलिन की रिलीज़ हो जाती हैं, सेल से बाहर चले जाती है। लेकिन जो ये सी पेप्टाइड होता है हमारे पास, ये हमारे पास सिक्रीट हो जाता है। क्या कहा हमने कि जो ये प्रो इंसुलिन है ये सिंगल मोनोन्यूक्लियोटाइड मोनो चेन है, सिंगल चेन है, और हमारे पास ये जो इंसुलिन है अल्फ़ा और बीटा चेन है, ठीक है। और इसकी अल्फ़ा और बीटा चेन के साथ हमारे पास ये एक सी पेप्टाइड भी लगा हुआ होता है, सी पेप्टाइड। दिस इज़ द सी पेप्टाइड, दिस इज़ अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। अल्फ़ा और बीटा चेन को कौन जोड़ रहा है? सल्फाइड ब्रिजेस। जब हमारे पास ये सेल में होता है इंसुलिन, तो इसके पास हमारे पास अल्फ़ा चेन होती है, बीटा चेन होती है और सी पेप्टाइड होती है। जब ये सेल से निकल जाता है इंसुलिन, तो हमारे पास ये सी पेप्टाइड जो है टूट जाती है। अल्फ़ा और बीटा चेन जो सल्फाइड ब्रिजेस से बाउंड होते हैं वो हमारे सेल से बाहर निकल आते हैं, और जो सी पेप्टाइड होता है वो इन दोनों अल्फ़ा और बीटा चेन से अलग हो जाता है। और ये सी पेप्टाइड हमें हेल्प करता है फाइंड करने में हमारे पास कितनी इंसुलिन बनी और कितनी इंसुलिन सिक्रीट हुई, ठीक है। इसका इफेक्ट पर नहीं करेगा इंसुलिन डेफिसिट, लेकिन ये बता सकता है सी पेप्टाइड के हमारे पास कितनी इंसुलिन की फॉर्मेशन हुई है और कितनी सिक्रीशन हो चुकी है। जितना सी पेप्टाइड का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये सी पेप्टाइड भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं वाइवा वगैरह में सी पेप्टाइड के बारे में। उसके अलावा अगर हम लोग इसके इफ़ेक्ट्स देखें, इसके इफ़ेक्ट्स मेजरली हमारे पास 3 ऑर्गन्स पे होते हैं। लिवर, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू। लिवर, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू। लिवर में हमारे पास ये बेसिकली लिवर में हमारे पास क्या काम करती है? ग्लाइकोजन की स्टोरेज को बढ़ा देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।
और ये कौन से रिसेप्टर्स के जरिए लिवर में हमारे पास ग्लूकोज जा रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है। GLUT2, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में हमारे पास क्या काम करती है, अगेन हमारे पास इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बढ़ा देती है, और हमारे पास ये प्रोटीन की सिंथेसिस को भी बढ़ा देती है, ठीक है। अब स्केलेटल मसल्स में हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स के ज़रिए जो है ग्लूकोज एंटर होती है स्केलेटल मसल्स में, GLUT4। अगेन मैं ये कहूँगी कि जो है ये रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो याद देखेंगे। लिवर में GLUT2 के ज़रिए, स्केलेटल मसल में GLUT4 के ज़रिए, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में हमारे पास क्या काम करती है कि इंसुलिन जो है ट्राइग्लाइसराइड की स्टोरेज को बढ़ा देती है। अगर इन शॉर्ट अगर हम ट्राइग्लाइसराइड की स्टोरेज को बढ़ा देती है और लिपोलाइसिस को इनहिबिट करती है। लिवर में GLUT2, स्केलेटल मसल में GLUT4 और एडिपोज टिश्यू में भी हमारे पास GLUT4 रिसेप्टर्स के ज़रिए जाती है। रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंसुलिन हर वो काम करेगी जो हमारे पास ग्लूकोज लेवल को कम करे। लिवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की स्टोरेज बढ़ा देगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ताकि ग्लूकोज वहाँ जाके स्टोर होना शुरू हो जाए। स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बढ़ा देगी। एडिपोज टिश्यू में हमारे पास एडिपोज सेल्स फैट की एक्यूमुलेशन कराना शुरू कर देगी ट्राइग्लाइसराइड्स की स्टोरेज में, और जो है फैट सेल्स को नहीं तोड़ेगी, क्योंकि जितने फैट सेल्स नहीं टूटेंगे इनहिबिट करेगी, जितने फैट सेल्स नहीं टूटेंगे, एडिपोसाइड्स नहीं टूटेंगे, उतने ही हमारे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो वो ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करेगी। ये हमारे पास ब्लड से ग्लूकोज ले रही है, ठीक है। रिसेप्टर्स आपने याद रखने हैं, GLUT2, GLUT4 और GLUT4। अब हम लोग जो हैं ये देख लेते हैं कि कुछ की पॉइंट्स हैं। इंसुलिन जो है जो हम लोगों ने बनाई थी सबसे पहले एनिमल वगैरह से, वो हम लोग अब क्यों नहीं यूज़ करते, वो इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उससे एलर्जिक वगैरह रिएक्शंस होना शुरू हो गए थे। तो हम ह्यूमंस ने रिकमेंडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से एक इंसुलिन बनाना शुरू की है। रिकमेंडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन बनना शुरू हो गई है। वो हमारे पास कम कुछ बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, उससे भी बनाई जाती है आजकल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वगैरह हो गए, जैसे कि ई कोलाई वगैरह हो गए, इनसे भी इंसुलिन बनी जा रही है, ठीक है। अगर हम लोग अब आ जाते हैं अपनी ड्रग्स की तरफ, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और हमारे पास थी लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग में हम लोगों ने एग्जाम्पल ली थी लिस्प्रो की, हम इसकी बात कर लेते हैं। भी हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे।